स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे बताएंगे क्लास 10 विज्ञान के 15 सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न और यहाँ पे उत्तर के साथ बताएंगे। और यहाँ पे जितने भी हम आप सभी को ठीक है दीर्घ उत्तरी प्रश्न बताएंगे, सभी प्रश्न बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है। रिपीटेड प्रश्न का मतलब कि ये जितने भी 15 क्वेश्चन हम आप सभी को दीर्घ उत्तरी बताएंगे वो सभी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाले प्रश्न है, ठीक है। और 100% गारंटी इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2013 में ठीक है, यहाँ पे 14 में 15 16 17 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, 18 में 19 में 20 21 22 23, ठीक है। यानी देखिए बिल्कुल कंटिन्यू ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड के पेपर में आए हुए। और इस बार यानी कि 2023 में अगले पिछले साल भी आया और इस बार भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में गारंटी है, पक्का आएगा। और ये जो क्वेश्चन हम आप सभी को बता रही है पूरे किताब से आपके साइंस के, यानी अगर आप लोग 15 क्वेश्चन तैयार कर लिए दीर्घ उत्तरी तो आपको एक भी क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप सभी के बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। और क्या है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये आप सभी के एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं। अब जोड़ लीजिए आप लोग की 4 इंटू यानी 6 इंटू 4, ठीक है। यहाँ पे हो गया 6 चौके 24, यानी जो आप सभी के एग्जाम में ठीक है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन विस्तृत क्वेश्चन आता है वो 24 नंबर का टोटल आता है। तो अगर आप लोग इस 15 क्वेश्चन को सिर्फ तैयार कर लेते हो यहाँ पे आंसर के साथ हम आप सभी को बताएंगे, तो आपका 24 नंबर बिल्कुल पक्का है। और आप लोग अगर क्लास 10 साइंस की पूरी तैयारी हमारे चैनल से करते हो तो आपका 70 में 70 नंबर इस बार बिल्कुल पक्का है और आप लोग साइंस में टॉप करोगे, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन बता रहे 101% गारंटी पक्का आएगा। सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया है क्या है, ये तो बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में ये जरूर आता है, ठीक है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्य विधि समझाइए और इसका उपयोग किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण में होता है। देखिए जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो इसी तरह से आता है, यानी उसमें 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, यहाँ तक आपको 2 नंबर इस पे मिलेगा। इसकी कार्य विधि समझाइए, फिर से 2 नंबर आपको मिलेगा। इसका उपयोग किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण में होता है, फिर से 2 नंबर, यानी यहाँ पे 2 2 2, ठीक है। टोटल ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस तरह से होता है। अब आपको यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, इसमें कितने क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ना है और सभी का आंसर दोगे तब आपको 6 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसका चित्र भी बनाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझा कर इसके आंसर को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल आप सभी के एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम आप सभी को ये जो फिगर बनाए डायग्राम, इसको पूरा समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप सभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आएगा। तो आपको ऐसे ही डायग्राम यानी चित्र आप सभी को बनाना है, ठीक है। और इसका संरचना भी आपको ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पे हमने सब कुछ लिखे। तो यहाँ पे सबसे पहले विद्युत मोटर क्या होता है, सबसे पहले हम आप सभी को ये बताएंगे। तो देखिए विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। यानी जो विद्युत करंट होता है उसको वो यांत्रिक ऊर्जा, जैसे क्या पंखा होता है, ठीक है, तो उसको हम जब लाइट देते हैं विद्युत देते हैं तो वो क्या करता है, यांत्रिक, यांत्रिक का मतलब कि वो अपने अक्ष पे घूमने लगता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस तरीके से विद्युत मोटर का यही काम है। और पंखा कूलर जो ये सब होता है उस सब चीज में ये विद्युत मोटर का यूज होता है, ठीक है। विद्युत मोटर आप लोग जान गए। नेक्स्ट इसका सिद्धांत, आपको ऐसे लिखना है सिद्धांत इसके बाद, ठीक है। तो देखिए इसका सिद्धांत क्या होता है, यानी किसके अनुसार ये कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तत्व पर आधारित है, जब किसी कुंडली को ठीक है चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घूमने का प्रयास करता है, यानी घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वो घूमने लगती है। अब देखिए यहाँ पे विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली को, यानी यहाँ पे क्या है इस तरीके से ये कुंडली है, ठीक है, ये क्या है इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम में देखिए ये कुंडली है इस तरीके से। अब इसको क्या है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, जब हम किसी कुंडली को यहाँ पे यन और यस, ठीक है, यहाँ पे यन और यस 2 क्या है, ये घोड़े के नाल के अनुसार ये 2 चुंबक है। और ये चुंबक को हमने जब इधर उधर रख दिया तो ये बीच में क्या करने लगे, यहाँ पे बीच में ये क्या करने लगे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगे, ठीक है।
यहाँ पे, ठीक है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यानी जब यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, दो तरफ चुंबक रख देते हैं, तो इसके बाद हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ABCD, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, इस तरीके से ये धारा का दिशा है, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक बल युग्म कार्य करने लगता है। अब यहाँ पे देखिए बल युग्म कार्य कर रहा है, इधर इस पे क्या कर रहा है, एक बल युग्म कार्य कर रहा है, जो कुंडली को क्या कर रहा है, अपनी दिशा में घुमाए रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यहाँ पे देखिए बल युग्म कार्य कर रहा है ऐसे, और ये कुंडली के उसके अक्ष पर ही, यानी इसी जगह पर ये घुमाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र, ये कुंडली जो है ABCD, इसके बीच में जो ये है, ये घूमने के लिए क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है, तो ये क्या करने लगती है, घूमने लगती है। ध्यान के बाद इसकी संरचना में, यानी इस कुंडली को बनाने के लिए इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है और उसका कार्य क्या होता है। देखिए, सबसे पहले विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग हैं। ठीक है, पहला है क्षेत्रक चुंबक, यानी ये जो N और S है, ये क्या है, क्षेत्रक चुंबक है। ठीक है, ये उत्तर है और ये दक्षिणा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्र चुंबक किसे कहते हैं, यह एक शक्तिशाली स्थायी, यानी एक ही जगह पे रखा हुआ चुंबक होती है, जिसके ध्रुव खंड N और S होते हैं, ठीक है। आर्मेचर क्या है, सब अब देखिए, यह तांबे के तार की अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यानी यहाँ पे देखिए, ये क्या है, यहाँ पे ABCD, यानी ये जो आपको आयताकार दिख रहा है, ये पूरा क्या है, आर्मेचर है। तो यहाँ पे बोल रखा है, जो कच्चे लोहे की क्रोड पर तांबे के तार को पृथकित करके किया जाता है, लपेट कर बनाया जाता है। ठीक है, और ये चुंबक के ध्रुव N और S के बीच घूमता है, ये N और S के बीच क्या करता है, घूमता है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है विभक्त वलय। जितने भी इसमें पॉइंट है, ये भी आपके 60 क्वेश्चन में आते हैं, जैसे विभक्त वलय का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो विभक्त वलय देखिए, ये 2 अर्धवृत्ताकार वलयों अथवा 2 खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होता है। देखिए, ये जो है, ये विभक्त वलय है। ये क्या है, यहाँ पे आधा ये वृत्ताकार है, आधा ये है, यानी ये दोनों अर्धवृत्ताकार है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये विभक्त वलय है, यहाँ पे L है और यहाँ पे M है, 2 ठो, तो यही बोला है यहाँ पे। और आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन 2 अलग अलग वलयों, यानी L और M से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये L है और ये M है, M से जुड़े होते हैं। ये वलय आर्मेचर के ध्रुव दंड से जुड़े होते हैं, और ये वलय जो है, ये आर्मेचर के ध्रुव दंड, ये क्या है, ध्रुव दंड है B1 B2, इससे क्या है, ये L और M दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पे ब्रूस क्या है। अब देखिए, ब्रूस इसमें कहाँ पे है, ये जो है, यानी यहाँ पे B1 और B2 जो है, ये दोनों ब्रूस है। ठीक है, यहाँ पे तो यही ब्रूस है। इसका क्या कार्य होता है, विभक्त वलय L और M कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियों B1 और B2 को स्पर्श करते हैं। यहाँ पे जो विभक्त वलय है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जो ब्रूस है, ये कार्बन धातु का बना हुआ है, इसको क्या कर रहा है, दोनों स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पत्तियों यानी B1 और B2 को स्पर्श करते हैं, इन्हें ब्रूस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को ब्रूस कहते हैं। ये कार्बन धातु के बने हैं। इन ब्रूसों का संबंध 2 संयोजन पेंचों से करके इनके बीच एक बैटरी लगा देते हैं। इसका देखिए, इसका संबंध किससे है, यहाँ पे 2 संबंध, यहाँ पे क्या है, पेच है, और इसके यहाँ पे क्या है, इसमें बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बैटरी लगा हुआ है, तो यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं। एक ब्रूस से क्या है, बैटरी धारा कुंडली में प्रवेश करती है, तथा दूसरी ब्रूस से बैटरी धारा जो है वो बाहर निकलती है। ब्रूस से क्या है कि यहाँ पे बैटरी की जो धारा है, इस तरीके से आ रही है, और यहाँ पे ये कुंडली में प्रवेश कर रही है, और इस कुंडली को चलाने का कार्य कर रही है। इसके बाद क्या कर रही है, यहाँ से और उसको करंट मिल रहा है, और फिर से यहाँ से आ रहा है, और फिर से ये बैटरी में चला आ रहा है। ठीक है, यही इसका ब्रूस का काम होता है। इसके बाद कार्य विधि क्या है, ये किस तरीके से कार्य करता है विद्युत मोटर। तो जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब इस बैटरी से इस कुंडली में क्या है, ये विद्युत धारा का, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्रवाहित करते तो फ्लेंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB, कुंडली की भुजा AB, ठीक है, AB, और यहाँ पे CD, C और D,
ठीक है, डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में, यानी जो फ्लैंक का बाएं हाथ का नियम है वो यहाँ पे लगाया गया है। बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। यहाँ पे क्या करता है, दो बल कार्य करने लगता है। यहाँ पे देखिए कुंडली की घूमने की दिशा यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, बल कार्य करने लगता है, दो बल कार्य करने लगता है। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं, ठीक है, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है और कुंडली के साथ इसके सिरों पर लगने वाला विभक्त वाले भी घूमने लगता है। ये क्या है, वामावर्त में, यहाँ पे वामावर्त में कुंडली घूमने लगती है और इसके सिरों के पर लगने वाला जो विभक्त वाला है, यानी ये जो इसके सिरे, ये कुंडली है, इसके सिरे पर जो ये विभक्त वाले दो लगे हैं, ये भी क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं और यहाँ से ये यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने लगते हैं, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे ये चित्र है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा चित्र है इस तरीके से। और आपको ऐसे ही बनाकर आपको अच्छे तरीके से पूरा जैसे हमने आपको बताया ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा नेत्र के द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनने का आपको किरण आरेख, ठीक है, यानी जो डायग्राम खींचना होता है आप सभी को वो भी खींचकर बिल्कुल बनाना है, तब आपको 6 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। सभी क्वेश्चन जितने भी NCERT के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको चित्र भी बनाना है मानव नेत्र का और उसका पूरा आप सभी को किरण आरेख को भी दिखाना है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मानव नेत्र है, ठीक है, और इसमें पुतली होते हैं, यहाँ पे आइरिस होता है, यहाँ पे कार्निया होती है, ठीक है, जली द्रव होता है और यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ पे दृढ़ पटल रेटिना, ठीक है, यहाँ पे दृढ़ तंत्रिका और यहाँ पे ये पूरा कचाप द्रव्य भरा होता है, ठीक है। तो ये है पूरा मानव नेत्र, जो कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मानव नेत्र हो गया। अब इसके बाद ये जो कार्निया किसे कहते हैं, आइरिस, पुतली, ये सब किसे कहते हैं, अब हम ये जानेंगे, ठीक है। इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे क्लास 10 की संपूर्ण तैयारी बोर्ड एग्जाम की कराई जा रही है। क्लास 10 हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम जानेंगे पुतली, आइरिस, कार्निया किसे कहते हैं। इसका नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, जिसका व्यास यहाँ पे, ठीक है, 25 मिमी होता है। ये भी आप लोग याद रखिए। यह बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे तैयार रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्निया किसे कहते हैं, तो दृढ़ पटल के सामने का भाग यानी उभरा हुआ जो भाग होता है तथा पारदर्शी होता है, ठीक है, इसी को कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर के क्या होता है, प्रवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइरिस। अब आइरिस किसे कहते हैं, तो कार्निया के पीछे रंगीन, ठीक है, अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, उसी को ही आइरिस कहते हैं, जो कि हम आप सभी को अभी आँख में बताए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पुतली या नेत्र तारा। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, यानी प्रोटीन का पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंस के पदार्थों का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है, ठीक है, इसे भी आप लोग तैयार रखो। नेक्स्ट है यहाँ पे जली द्रव, यानी कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को ही नेत्रोद कहते हैं, यानी जली द्रव्य कहते हैं, और यहाँ पे इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है रेटिना। तो यहाँ पे रेटिना किसे कहते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर, ठीक है, अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होता है जिसे रेटिना कहते हैं। नोट, इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सभी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे पीत बिंदु किसे कहते हैं कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है, उसी को पीत बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अंध बिंदु किसे कहते हैं, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क की ओर जाती है उस बिंदु को ही अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता क्योंकि यहाँ पे प्रकाश नहीं जाते और इसकी सुग्राह्यता शून्य होती है, ठीक है। तो ये हो गया अंध बिंदु। तो यह है मनुष्य का नेत्र का एक खोखले गोले के समान होता है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे हम आप सभी को बताए हैं, ठीक है, कार्निया। तो कार्निया क्या है कि रीढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे ही कार्निया कहते हैं। यानी ये रीढ़ पटल है, इसके सामने का ठीक क्या है, यानी इसके सामने का ठीक भाग ये क्या है, कार्निया है, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ पे नेत्र का, ठीक है, ये क्या है, कार्निया है। ये उभरा टाइप का है ना, तो ये कार्निया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पुतली किसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया कि आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, ठीक है। यानी जो ये आइरिस है, यहाँ पे ये जो काली वाली पट्टी है, ये क्या है, आइरिस है, ठीक है। इसके बीच में ये क्या है, ये छोटी सी छिद्र है, ठीक है, यहाँ पे इसी को पुतली कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नेत्र लेंस है। तो नेत्र लेंस ये जो है, ये नेत्र लेंस है, यानी यहाँ पे ये लेंस है, ठीक है। ये जो पूरी है ये क्या है, नेत्र लेंस है, ठीक है। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ और द्विउत्तल उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यानी ये आइरिस के क्या है, या आइरिस दोनों इसके ठीक पीछे यानी यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी को नेत्र लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, नेत्र लेंस। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बताया है जलीय द्रव्य। तो यहाँ पे ये कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग, यानी यहाँ पे कार्निया है, ठीक है, और यहाँ पे लेंस के बीच में जो ये खाली स्थान है व्हाइट कलर का, इसी को जलीय द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रेटिना। तो हमने यहाँ पे आप सभी को बताया कि रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर, यानी नेत्र के क्या है, सबसे अंदर भाग को रेटिना कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेटिना। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, यानी रेटिना के ये बीचों बीच ये जो भाग है, ठीक है, इसी को पीत बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी हो गया आँख का संरचना। इसके बाद आँख के द्वारा किस प्रकार से हमारे आँखों में प्रतिबिंब बनता है, अब उसका किरण आरेख, ठीक है। तो यहाँ पे रहा उसकी किरण आरेख पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है। यहाँ पे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम ये कहाँ पे जा रही है, कार्निया पे जा रही है, ये कार्निया है। तो यहाँ पे कार्निया पर आपतित होती है, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कचाप द्रव में से होती हुई कहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे रेटिना पर पहुँचती है, जहाँ पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के बनने का ये संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है, ठीक है, जिससे मस्तिष्क का अनुभव के आधार पर ये प्रतिबिंब हमें क्या होती है, सीधा दिखाई देती है। तो यहाँ पे ये पूरी प्रतिबिंब हमारे आँख के द्वारा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस किरण आरेख को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र क्या है, ठीक है। रासायनिक नाम भी लिखना है और अणु सूत्र भी लिखना है। इसको बनाने की विधि तथा दो प्रमुख आपको रासायनिक समीकरण आपको देना है, ठीक है। सिर्फ इसका रासायनिक समीकरण आपको देना है। तो इस तरह से ये हो गया आप सभी का, ये आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन है, जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो देखिए इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप सभी को पूरे के पूरे रिएक्शन वगैरह समझा कर बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए इसका आंसर, तो सबसे पहले बेकिंग सोडा, आपको इसका रासायनिक नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, लेकिन यहाँ पे बाई लग गया है तो यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये यच लगा है जिसके कारण यहाँ पे बाई हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर Na2CO3 होता तो वो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होता, लेकिन यहाँ पे यच लगा है तो ये बाई कार्बोनेट हो गया। इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें काफी कंफ्यूजन है, NaHCO3 ही सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र है। अब देखिए इसको बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है यहाँ पे। तो बेकिंग सोडा किस तरह से बनता है, यानी बेकिंग सोडा, इसे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, ठीक है, इसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स के CO2 गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका रिएक्शन। यहाँ पे सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का हमने आपको बताया कि सूत्र याद होना चाहिए, तो वो होता है Na2CO3, ठीक है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया और प्लस यहाँ पे CO2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा CO2
CO2 गैस प्रवाहित। अब यहाँ पे देखिए जली विलयन बोला है, ठीक है, क्या बोला है, जली विलयन, यानी इसमें आपको जल लेना है, जल का सूत्र। तो ये H2O जो होता है ये जल का सूत्र होता है। अब इसका हम रिएक्शन कराते हैं इस तरह से। इसका हम जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेकिंग सोडा बनेगा, जिसका यहाँ पे रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और जिसका सूत्र NaHCO3 है, ठीक है। तो यहाँ पे NaHCO3 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दोनों तरफ इन जो दिया है तत्व, इनके जो सूत्र है उसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Na2, यानी यहाँ पे सोडियम की संख्या इस तरफ क्या है, 2 है, 2, यहाँ पे Na2 का मतलब 2 सोडियम है और इधर क्या है, सोडियम की संख्या सिर्फ 1 ही है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से 2 आगे इसकी कर देते हैं तो यहाँ पे भी सोडियम की संख्या 2 हो गई, ठीक है, 2 सोडियम की संख्या हो गई। अब यहाँ पे देखिए सब बैलेंस हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था, यहाँ पे हमने 2 कर दिया, 2 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन था, यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 यहाँ पे कर दिए, 2 कार्बन हो गया। 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है, 3 2 5 और 1 यहाँ पे है 6 और यहाँ पे 3 यहाँ पे ऑक्सीजन था, इसका 2 में जब इंटू करोगे तो 3 दूना के 6 ऑक्सीजन, यानी क्या है, टोटल रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, करेक्ट है। इस तरह से आपको रिएक्शन करना है। देखिए रासायनिक विधि में क्या है कि जो यहाँ पे हमने प्राप्त किया है, यहाँ पे हम क्या प्राप्त किए हैं, यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर प्राप्त किए हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे उसी से अब आपको रिएक्शन कराना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर यह विच्छेदित होकर के सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। यानी यहाँ पे जो प्राप्त किए उसी को लेना है, NaHCO3 हमने प्राप्त किया है तो इसी को लेना है। तो यहाँ पे NaHCO3 हो गया 2 ठो और यहाँ पे इसको 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करना है। तो ये क्या होता है, विक्षेपित होकर फिर से वही बना लेता है जो यहाँ पे है ना, यही वाला तत्व बना लेता है इसको गर्म करने पर। तो यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, ये क्या करता है, ये सब बना लेता है। तो आपको ऐसे ही क्या करना है रिएक्शन। बहुत ही अच्छा है, सरल है, आप लोग इसी तरीके से करिएगा। नेक्स्ट रासायनिक विधि क्या है, ठीक है, 2 ठो बोला था तो आपको 2 लिखना है। यहाँ पे यह अम्लों से क्रिया करके सोडियम लवण बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है, ठीक है। अब यहाँ पे यानी जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमने प्राप्त किया था उसी को आपको अम्ल से रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पे हो जाएगा NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब प्लस यहाँ पे अम्ल बोला है तो यहाँ पे HCl हम ले लेते हैं क्योंकि ये प्रबल अम्ल है, तो यहाँ पे HCl। अब इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। किस तरह से होता है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है Na और यहाँ पे ये Cl, ठीक है, ये Na प्लस है और Cl माइनस है, तो ये क्या बन गए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl हो गया, निकल गया। और इसके बाद यहाँ पे क्या है CO3, अब यहाँ पे हम CO2 और यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ऑक्सीजन को इस तरह से इससे अलग कर दिया, तो यहाँ पे ये CO2 हमको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस यहाँ पे एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पे है, ठीक है, 2 H यहाँ पे हो गए और एक ऑक्सीजन यहाँ से हमने इसको निकाला है। तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O, ठीक है। तो ये जल का सूत्र हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है, इस तरह से आपको हमने सिर्फ समझने के लिए बताया, आपको इस सब खींचना नहीं है, सिर्फ समझकर ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड CO2 और यहाँ पे H2O प्राप्त होता है। तो आपको इसी तरीके से कराना है रिएक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोग को भी लिखिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए आप लोग, जल्दी से सभी क्वेश्चन आएंगे। और इससे पहले हमने साइंस के जो, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न 1 होता है यानी 4 नंबर वाले क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग को हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। और ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन बताएं, उसको भी तैयार कर लीजिए आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके, ठीक है। ये आप लोग सर्च करोगे अपना विद्यालय क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमारा वहाँ पे वीडियो आ जाएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचकर सिद्धांत संरचना, ठीक है, रचना एवं उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर को हमने पहले से बता चुका। आप लोग साइंस के प्लेलिस्ट में, जो हमारा साइंस का प्लेलिस्ट हमने बनाया, उसमें आप लोग जाकर के इसको देख सकते हो। और हमने 3 वायरल मॉडल पेपर भी बता चुके हैं साइंस का, जो आप सभी के एग्जाम में आएगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप सभी के किससे है, बायोलॉजी से है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक रिएक्शन भी देना होता है, उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है परागण की परिभाषा लिखिए, पर परागण की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके महत्व को भी आपको समझाना है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट है मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित आपको व्याख्या करना। मेंडल ने 3 नियम दिया था, आप सभी को तीनों नियम को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है मनुष्य के पाचन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है, यानी इसका चित्र बनाकर आप सभी को वर्णन करना है, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम आप सभी को पूरे चित्र वाले भी क्वेश्चन आपको बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए तथा बिक नलिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है। जो क्वेश्चन में चित्र बोल दिया उसको आपको चित्र बनाकर लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का आपको चित्रों सहित वर्णन करना है, इसमें भी चित्र बनाना है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन आप सभी को बताया, आप लोग 15 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, आपका 24 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। और अगर पूरी तैयारी आप लोग हमारे चैनल से करते हो तो आपका बिल्कुल इस बार 95% आएगा और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। तो आप लोग, ठीक है, सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, जिसका आंसर आप सभी को कुछ हमने यहाँ पे बताया और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे चैनल के, वहां से देख लीजिए। और ऐसे ही आप सभी को हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट दीर्घ क्वेश्चन या 4 नंबर वाले क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और सोशल साइंस का हमने पहले से ही बता दिया, आप लोग जरूर उसको विजिट करके देख लीजिए चैनल पे। और अगर आप सभी लोग को इस पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।